दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, इंडिया में जितने बड़े-बड़े ब्रोकरेज फर्म्स हैं, वो अब जो है पब्लिक होते जा रहे हैं। पब्लिक मतलब वो आईपीओ उनकी आने लगी, राइट? कि अगर मैं आपको बोलूँ कि ये ब्रोकरेज फर्म्स एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी हैं, तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है? ये जो ब्रोकरेज फर्म्स इस तरह से अपॉर्च्युनिटी बनती जा रही हैं, इनको इनको हम वेल्थ टेक्नोलॉजी बूम भी बोलते हैं, वेल्थ टेक बूम भी बोलते हैं। इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, राइट? सो आपने अभी देखा कि ब्रोकरेज फर्म्स जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, इन सब की जो है आईपीओज़ आई हैं, राइट? इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं और क्या आपने अभी तक आपके 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 पोर्टफोलियो में आपने इसके बारे में सोचा है कि इनमें से कोई होना चाहिए? तो मैं एक अपनी स्टडी दे रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टिंग है, उसका एक्सप्लोजन हो रहा है इंडिया में, राइट? मतलब बहुत ही ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट? और बहुत मिलियंस ऑफ फर्स्ट टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। सो ये सब चीज़ मिलकर एक एक बहुत बड़ा ऐसा अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं कि इन्वेस्टर्स और भी ज़्यादा ऐड होते जा रहे हैं। और इनफैक्ट ये ऐसी अपॉर्चुनिटी भी बना रहे हैं कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल who are on the smartphones, who are using the benefit of internet, are also getting into retail investing, right? And brokerage firms are one big area because अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो ये वन ऑफ दीज ब्रोकरेज फर्म्स के थ्रू वो अपना डीमैट अकाउंट खोल के अपना काम स्टार्ट करता है, राइट? सो एक एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक टीम इंडिया का एक ब्लॉग था, उसमें लिखा था, उसमें उसमें मैंने पढ़ा कि जो वेल्थ टेक की जो ये मार्केट है ना? जो ये ब्रोकरेज फर्म्स जो है पब्लिक हो रहे हैं, इसको हम वेल्थ टेक मार्केट बोलते हैं, राइट? ये वेल्थ टेक मार्केट की जो एस्टिमेटेड अपॉर्चुनिटी है, मतलब ग्रोथ है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर 60 billion US dollars by the end of financial year 2025, राइट? देखिए, मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताता हूँ। स्टडी ये है कि टीम इंडिया का ब्लॉग था जिसको मैंने पढ़ा, उसके हिसाब से जो ये वेल्थ टेक का मार्केट है, राइट? ये जितने भी ऐसे कंपनीज है, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, इस तरह की जो कंपनीज है जो पब्लिक में आ रही है, सब वेल्थ टेक मार्केट में कहलाती है, राइट? इस ये जो है ये एक्सपेक्टेड है कि ये 60 मिलियन US डॉलर से ज्यादा ग्रो होगी बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक जो है ये 60 बिलियन से भी ज्यादा जो है ये US डॉलर्स की मार्केट होगी, राइट? ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, इनके जो है धीरे धीरे जो है डिजिटल ब्रोकर्स जो हैं, इन ये जो जितने भी डिजिटल ब्रोकर्स हैं, इनकी मार्केट शेयर बढ़ती जा रही है, राइट? और इसको कहना गलत नहीं होगा कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, राइट? सो अगर आप और इसके बारे में जानकारी जानना चाहें तो ये है कि ये ग्रो जो है, ग्रो अब आप देखोगे कि ग्रो जो है जोमेटो से ज्यादा उसके एक्टिव क्लाइंट यूजर्स हो गए। इस तरह से वो अचानक ग्रो हुआ है, राइट? सो ये जो वेल्थ टेक की मार्केट है और ये जो इस तरह की ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो वेल्थ को टेक्नोलॉजी से जोड़ के एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अपने मोबाइल से अपनी बाकी चीजों से वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। तो देखिए, मैं इसको ज्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं बनाना चाहता हूँ, छोटा शॉर्ट एंड क्लिप्स रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इंफॉर्मेशन जो है लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसको जरूर बहुत स्टडी करिएगा, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज न्यू एंड दिस इज समथिंग विच आई थिंक दैट प्रोबेबली मेनी ऑफ अस मस्ट हैव नॉट थॉट अबाउट, राइट? सो ये वेल्थ टेक इंडस्ट्री जो है ये बूम कर रही है, राइट? सो जैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे अभी ग्रो का आईपीओ आया जो रिसेंटली इसी महीने का था। आईपीओ था, इसने 6632 करोड़ के लिए रेज हुआ था और ये जब लिस्ट हुआ तो 12 से 14% की प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, राइट? इसमें ग्रो के जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो करीब 12 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव शेयर है, सॉरी एक्टिव क्लाइंट्स हैं, और इसका मार्केट शेयर 26.6% है एनएससी के एक्टिव क्लाइंट लिस्ट में से, अगर आप देखें तो, राइट? और इसका स्ट्रेंथ क्या है? ग्रो की स्ट्रेंथ क्या है? एक तो डिजिटल फर्स्ट है, एक तो लो कॉस्ट एक्विजिशन है, तीसरा इसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का मतलब इसके पास स्टॉक्स भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, आईपीओस भी हैं, यूएस स्टॉक्स भी हैं,
और रिस्क जो है, इसका रिस्क जो है वो थोड़ा सा बस यही है कि इसकी वैल्यूएशन काफी हाई है, और रेवेन्यू पर यूजर जो है अभी अभी और बढ़नी चाहिए, राइट? इट हैज टू स्केल अप। सो दैट इज स्मॉल कंपनी प्रोफाइल अबाउट ग्रोथ। इसी तरह मैं एंजल वन की बात करूं तो एंजल वन भी रिसेंटली, आपको पता है कि इसका आईपीओ आया था, इसकी लिस्टिंग हुई थी। एंजल वन की करीब 30 मिलियन जो है क्लाइंट्स है, और इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोफाइल है, राइट? और एंजल वन किस लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है कि ये एक फुल जो है सर्विस ब्रोकिंग कंपनी है, वेल्थ टेक कैपेबिलिटीज हैं, जैसे एलोमेट्रिक रिथमिक ट्रेडिंग है, आईपीओज हैं, सॉरी स्मार्ट एपीआई है, और ये सारी चीजें एंजल वन की जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि स्विचिंग बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स है, जो कि लो कॉस्ट को देखते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं, राइट? सो ये जो है एंजल वन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। जीरोडा के बारे में तो आप सभी को इसके बारे में जानकारी है कि इनके करीब 1.6 करोड़, जो कि 16 मिलियन कस्टमर्स हैं, और ये लार्ज वॉल्यूम हैंडल करते हैं, राइट? और ये एक बहुत ही पॉपुलर जो है प्लेटफॉर्म है। ये भी एक, ये किस लिए जाना जाता है? क्योंकि ये बूटस्ट्रैप सक्सेस स्टोरी है। बूटस्ट्रैप का मतलब ये होता है कि जिन्होंने कहीं बाहर से फंडिंग नहीं ली और अपने आप इस कंपनी को ग्रो किया, राइट? लो कॉस्ट है और स्ट्रांग ब्रांड है, और इसका जो इकोसिस्टम है काफी वास्ट है, राइट? सो ये इसकी जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स हैं। और अपॉर्चुनिटी इसमें क्या है कि वो जो है एक लार्जर फाइनेंशियल सर्विसेज टेक प्लेटफॉर्म बनने की कगार पे हैं, और ब्रोकिंग के अलावा वो बहुत सारी चीजों में आने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये मैंने आपको 3 कंपनीज के बारे में छोटा छोटा प्रोफाइल बताया, जैसे कि आपको एक रफ आइडिया रहे कि किस तरह का ये वेल्थ टेक मार्केट है, राइट? इन्वेस्टर्स के लिए क्यों 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 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है या जानना जरूरी है? वो इसलिए कि पहली बात तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको जानकारी तो सारी होनी चाहिए, राइट? और जानकारी इन टर्म्स ऑफ ये तो पता ही होना चाहिए कि कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, कौन से सेक्टर अच्छा नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे नई नई सेक्टर्स आ रहे हैं, कहीं कहाँ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। इस वजह से मैं ये अपनी स्टडीज डालता रहता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई भी चीज आपको रिकमेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ। और मेरा कभी मतलब नहीं है कि मैं आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर कंपनी रिकमेंड करूं। बस हाँ, मैं एक पूरे एक सेगमेंट की बात करता हूँ, मैं एक पूरे मार्केट की बात करता हूँ, मैं एक अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ। तो मेरे जितने भी आपको आपको वीडियोस मिलेंगे, दे विल बी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सेगमेंट, दे विल बी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, दे विल बी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्टडी, राइट? सो रिटेल इन्वेस्टर्स को क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, ओके, धीरे धीरे ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अपने आप बनते जा रही है, जहां पे आप सिर्फ प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकते, बल्कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी पब्लिक हो रही है, राइट? और ये तो मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, और मतलब आप सबको पता ही है कि जिस हिसाब से इंडियंस जो हैं डीमैट अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑनलाइन करने लगे हैं, बिकॉज फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है। रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है ब्रोकरेज के लिए इंक्रीज होती जा रही है, राइट? उनके लिए ट्रेडिंग कमीशन इंक्रीज हो रहे हैं, उनके लिए सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हो रहे हैं, उनके लिए प्रीमियम सर्विसेज इंक्रीज हो रहे हैं, उनके लिए एपीआई इंक्रीज हो रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ब्रोकिंग फर्म्स के लिए है, और इसी तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अगर वो ग्रो होंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो, अगर उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है तो ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं, राइट? और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये स्ट्रॉन्ग टेलविंड है, राइट? एक स्ट्रक्चरल टेलविंड है, अगर मैं सही अंग्रेजी बोलूं तो एक स्ट्रक्चरल टेलविंड है, क्योंकि लो पेनिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टेबल पॉपुलेशन इन इंडिया मींस लार्ज हेडरूम, राइट? सो ये इसका स्ट्रक्चरल टेलविंड है, राइट? चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि लिक्विडिटी और इवेंट स्कीम जो थीम है, राइट? जो भी ये आईपीओज होते हैं, आईपीओज ऑफ दीज फर्म्स अलाउ अर्ली एंट्री। मतलब इसमें फायदा क्या है कि अब जैसी अभी लिस्टिंग हुई तुरंत आप एंट्री कर ले, तो बाद में एक लॉन्ग टर्म में प्रोबेबली इफ एवरीथिंग गोज वेल, इट कैन बी गुड एक्यूमुलेटेड वेल्थ, राइट? तो उसका सीधा सीधा एग्जांपल ग्रो हो गया, है ना, जिसको एक स्ट्रांग जो है मार्केट रिस्पॉन्स मिला और स्ट्रांग लिस्टिंग हुई, राइट? सो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हमारी स्ट्रैटेजी तो सिर्फ यही होनी चाहिए कि वी शुड आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ फर्म्स, जो जिसके पास स्ट्रांग जो है ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स, इन टर्म्स ऑफ एयूएम, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस हैं, और पाथ टू मोनेटाइजेशन है, और डिसिप्लिन्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर। अगर ये सब सारी चीजें एक पर्टिकुलर कंपनी में है, तो वो एक आइडियल कंपनी हो जाती है, जिनके बारे में आप
सोच विचार कर सकते हैं कि अगर ये पब्लिक हो तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है प्रोबेबली इट कैन गिव यू अ गुड रिटर्न, राइट? अब ये तो बातें हो गई कि आपको ये रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या-क्या होता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि रिस्क क्या है इसमें? क्योंकि बिना रिस्क के तो कुछ आता नहीं है। तो रिस्क और क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं इसके बारे में है। तो देखिए, पहला रिस्क तो यही है कि ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उनको कभी भी कोई रेगुलेटरी जो है रिस्क हो सकता है, राइट? कि कल सेबी ने कुछ डिसाइड कर लिया, कुछ गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, कुछ आरबीआई ने डिसाइड कर लिया इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी, तब इन कंपनीज पे थोड़ा-सा खतरा हो सकता है, राइट? दूसरा दूसरा जो होता है रिस्क, ये हो सकता है कि इन पे प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है? और इनके ऊपर मार्जिन का प्रेशर पड़ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरा है कि अगर यूज़र ग्रोथ ढीला पड़ जाए, राइट? अगर ढीला पड़ जाए तो इनकी वैल्यूएशन जो भी है, वो जो है खतरे में पड़ सकती है, वल्नरेबल हो सकती है। इनकी जो वैल्यूएशंस है वो वल्नरेबल हो सकती है, राइट? और अ, रॉयटर्स के हिसाब से एक रिपोर्ट पे कह सकते हैं कि ग्रो के बारे में, उनके वैल्यूएशन के बारे में उन्होंने बोला है कि ये जो है हो सकता है कि नियर टाइम अपसाइड जो है इसमें बिग इन है, राइट? सो वो एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने बोला है। और तीसरा क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक मार्केट रिस्क तो होता ही है, ठीक है? जब मार्केट गिरती है तो सब गिरेगा ही, राइट? ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ड्रॉप हो सकते हैं, ब्रोकर का जो क्या कहते हैं, ब्रोकर से अर्निंग हिट हो सकती है, राइट? सो एग्जीक्यूशन रिस्क क्या है? एग्जीक्यूशन रिस्क ये हो सकता है कि जी काफी सारी फर्म्स जो हैं रैपिडली एक्सपैंड हो रही हैं, राइट? क्या वो मोनेटाइज कर पाएंगे अपने, अगर जीरो ब्रोकरेज रखती हैं या लो ब्रोकरेज रखती हैं, तो ये एक रिस्क है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क ये है कि उनको समझने में थोड़ी सी इशू हो सकती है कि अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि कौन सा फर्म प्रॉफिटेबल है, या प्रॉफिटेबल बन जाएगा, या सिर्फ पॉपुलर है, राइट? पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल होने का मतलब ये नहीं कि वो पॉपुलर है। सो ये एक डिलेमा में रिटेल इन्वेस्टर्स जरूर पड़ सकते हैं। सो व्हाट, कैसे इसमें इसमें अगर ये तब भी अगर ये सब बातें सोच के अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? सिंपल प्रोसेस है। एक तो ये है कि स्टेप टू स्टेप जो है किस तरह से आप किसी ब्रोकरेज फर्म का स्टॉक खरीद सकते हैं, या आईपीओ लिस्टिंग में आप खरीद सकते हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिस पे, वो कर लें। दूसरा है कि आप फंडामेंटल्स चेक करें, यूजर ग्रोथ चेक करें, एयूएम चेक करें, रेवेन्यू पर यूजर चेक करें, मार्जिन स्ट्रक्चर चेक करें, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन चेक करें। ये सारी चीजों का थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है। अ, तीसरा है कि आप वैल्यूएशन की चेकिंग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर उसको आप उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें। पीयर्स मतलब जो दूसरे ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो सिमिलर काम करते हैं, और ये डिटरमिन करें कि जो जो भी प्रीमियम है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। और चौथी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइम होराइजन आपका क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीजें जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल थीम में ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं। और रिस्क मैनेजमेंट है ये है कि अपना जो आप एलोकेशन करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, वो जो है आप डिसप्रोपोर्शनेटली ना करें, राइट? सो ये तो आप वैसे भी कॉमन सेंस है कि आप अपने जो भी आप करते होंगे उसमें आप, आपके वेल्थ मैनेजर्स आपको बताते होंगे, आपके कंसल्टेंट्स बताते होंगे कि किस तरह से आपको प्रोपोर्शनेटली करना चाहिए, राइट? दोस्तों, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैंने आपको ओवरऑल आउटलुक मुझे मेरे देने का मन था वेल्थ टेक बूम के लिए, जो मैंने करने की कोशिश की। सो ये जो वेल्थ टेक वेव है ये रियल है, राइट? एक चीज तो ये, और प्लेटफॉर्म्स जैसे ग्रो प्लेटफॉर्म्स लाइक ग्रो, एंजल वन, जीरोडा, ये इसमें एक वेल प्लेस्ड वेल टेक फर्म्स में आते हैं, राइट? और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक टू फोल्ड अपॉर्चुनिटी है, राइट? एक तो ये प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो, या या इन प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? दूसरा क्या है कि अगर आपको ये वेल्थ टेक फर्म्स के लिए बारे में इसका कंटेंट जो है आपको अच्छा लगा जो मैंने बोला, और आपको लगा कि इस बात में थोड़ा सा भी दम है, बिकॉज फ्यूचर को देख के, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख के, पास्ट को नहीं, राइट? तो आप जरूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं मार्केट में, दे आर समथिंग विच यू नीड टू स्टडी, विच यू नीड टू रिसर्च एंड प्रोबेबली सी हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट the economy, how it is going to benefit the investors, how it is going to benefit the market, etc. Right? So
अब अगर मेरी स्टडी सही रही तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इनके वैल्यूएशन पे, रेवेन्यू मॉडल पे डालने की कोशिश करूंगा, और आई एम श्योर कि आप इसके बारे में सोचेंगे और इसके बारे में कुछ करेंगे। सो दोस्तों, जो मैंने आपको कवर किया इस वीडियो में, 4-5 चीजें कवर करने की कोशिश की। पहली बात तो यह है कि ये एक टाइमली और ट्रेंडिंग इंडस्ट्री बनती जा रही है, वेल्थ टेक बूम, वेल्थ टेक कंपनीज। सो उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की, और ये मुझे लगता है कि ये ऑडियंस के लिए हाई इंटरेस्ट का होगा, इसलिए मैंने इसको कोशिश की। तीसरा ये मुझे लगा कि ये एक्शनेबल चीजें हैं, राइट, एक्शनेबल चीजें हैं, और इसलिए मैंने ये वीडियो डालने की कोशिश की। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नमस्कार।